Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जो कि सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकेंड और रिमेनिंग पार्ट को। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकेंड और रिमेनिंग पार्ट को। इसके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ का डिफिनीशन है। तो मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ किसे कहते हैं? जब किसी डिजीज़ को हम नेचुरली पढ़ते हैं, उसके लिए हम कोई भी इंटरप्शन नहीं करते, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते, और हम देखते हैं कि ये डिजीज़ एक नेचुरल तरीके से कैसे प्रोग्रेस करती है और इसका एंड रिज़ल्ट क्या आता है, तो इस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़। अब यहाँ पे देख ले कि द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ रिफर टू अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़ प्रोसेस। ऐसा प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़ जो अनइंटरप्टेड हो, जिसको आप इंटरप्ट ना करें, जिसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, इंडिविजुअल और टाइम इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन, किसी भी इंटरवेंशन के एब्सेंस में। मिसाल के तौर पे एक बीमारी हो गई किसी इंसान को, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको दवाई वगैरह नहीं दे रहे, बल्कि देख रहे हो कि आया ये बीमारी इस पर्सन के बॉडी में कैसे प्रोग्रेस करती है, आया इससे इस पर्सन की डेथ होती है, या इस पर्सन में कोई डिसेबिलिटी आती है, या इससे इस पर्सन की रिकवरी होती है, लेकिन आपने मेडिसिन या कोई भी इंटरवेंशन नहीं करने होते। तो इस तरह के प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़ को हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़। नॉलेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ किसी डिजीज़ के लिए हम क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ से हमें ये पता चल जाता है कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस होती है किसी पर्सन में, तो उनके वो स्टेप्स को देखते हुए हमें ये नॉलेज मिल जाता है, ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि उस डिज़ीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन तमाम फैक्टर्स का हमें पता चल जाता है कि उनकी मौजूदगी में ये डिज़ीज़ प्रोसेस या प्रोग्रेस नहीं कर सकती। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिज़ीज़ का ये इम्पोर्टेंस है, ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। बाकी ये डिफिनीशन आप लोगों को याद होना चाहिए। अभी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ की कि आफ्टर कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस एजेंट द फॉलोइंग सम अदर फिजियोपैथोलॉजिक इवेंट देयर इज़ अ थियोरेटिकल पॉइंट एट विच द डिजीज़ प्रोसेस में बिगिन विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन द प्रोसेस एंड विद। देखो, अगर आपके बॉडी पे कोई फोर्स पड़ जाए या कोई भी डिजीज़ एजेंट आपके बॉडी के अंदर चला जाए, फिर डिजीज़ प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप उसके लिए कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं करते, कोई नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं करते, तो उसके 3 रिज़ल्ट में से एक रिज़ल्ट हो सकता है। या तो आप रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, या आपके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ जाएगी, या उससे आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटी इसके हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में क्लियर नज़र आ भी रहा है कि एक्सपोजर अगर आपका हो गया किसी डिजीज़ एजेंट की तरफ, तो आप होस्टे, तो आप में डिजीज़ खास हो गई। अब डिजीज़ के 3 रिज़ल्ट हो सकते हैं, रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके दौरान मैं फिर से बता दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कोई इंटरप्शन नहीं की होगी, कोई इंटरवेंशन नहीं किए होंगे, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़।
अब यहाँ पे इस पिक्चर को देख ले और इसको आप लोग समझ ले। देखो, जब भी कोई पर्सन होता है उसमें डिजीज काज होती है तो उसके लिए उस पर्सन का ससेप्टेबल होना ज़रूरी है कि वो ससेप्टेबल हो। ससेप्टेबल किसे कहते हैं? सेंसिटिव को कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो डिजीज एजेंट उस अगर पर्सन में डिजीज काज करता है तो उस पर्सन को सेंसिटिव होना चाहिए उस एजेंट की तरफ। सही है। अब वो सेंसिटिव था तो वो क्या हो गया? एक्सपोज हो गया उस एजेंट की तरफ। जब एक्सपोज हो गया तो वो एजेंट उसके बॉडी के अंदर गया और वो सब क्लिनिकल डिजीज कंडीशन में चला गया। सब क्लिनिकल कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं कि उसमें वो डिजीज एजेंट अपनी तादाद बढ़ाता है लेकिन उसके साइन सिम्टम्स, उसके शिकायत आप पे अपीयर नहीं होते, तो इसको हम सब क्लिनिकल डिजीज कहते हैं। सही है। तो इसके बाद आप सब क्लिनिकल स्टेज में क्या होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दें, अगर इस स्टेज पे आप स्क्रीनिंग करो, स्क्रीनिंग, तो उससे आपको डिजीज का पता चल जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्टिव कहाँ होती है? ये सब क्लिनिकल डिजीज कंडीशन में स्क्रीनिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर इस स्टेज पे आपको पता चले कि फलां पर्सन को कोई डिजीज़ है तो आप उस डिजीज़ को टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो। जब सब क्लिनिकल से आप आगे जाते हो तो आप क्लिनिकल कंडीशन में चले जाते हो जहां पे आपके पास साइन सिम्टम आप पे अपीयर होते हैं और इस कंडीशन में फिर आपके पास वो डिजीज़ इजीली डायग्नोज होता है क्योंकि आपके टेस्ट भी पॉजिटिव आते हैं और आपके बॉडी के साइन सिम्टम भी उसी के हिसाब से आते हैं। तो जब क्लिनिकल स्टेज पे अगर कोई इंटरवेंशन ना की जाए या ये सब क्लिनिकल स्टेज को अगर हम ऐसे छोड़े तो इसके 3 रिजल्ट्स होंगे, या तो डिसेबिलिटी होगा या रिकवरी होगा या डेथ होगा। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़। तो ये स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल, और जो बातें मैंने आपको बताई ये आप लोगों ने MCQs के लिए अपने जहन में याद रखने हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको सुन ले कि द डिजीज प्रोसेस बिगिन विद अप्रोप्रिएट एक्सपोजर टू और एक्युमुलेशन ऑफ फैक्टर सफिशिएंट फॉर द डिजीज प्रोसेस टू बिगिन इन अ ससेप्टेबल होस्ट। देखो, अगर एक पर्सन में डिजीज काज होती है तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक तादाद का होना ज़रूरी है कि उनकी कैपेबिलिटी हो कि वो उसमें डिजीज काज करे। फॉर इन्फेक्शियस डिजीज द एक्सपोजर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इन्फेक्शियस डिजीज है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोजर है। अगर कोई कैंसर है तो उसके लिए जो है ना कुछ केमिकल्स या रेडिएशंस वगैरह का होना ज़रूरी है, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है या कोई ज़ख़म वगैरह या हड्डी का टूटना है तो उसके लिए क्या, उसके लिए ऊपर से प्रेशर या फोर्स का होना ज़रूरी है। तो जब वो होंगे और आप ससेप्टेबल हो तो ये आप में डिजीज़ का कर सकेंगे। इसलिए एजेंट का कैपेबल होना ज़रूरी है कि वो डिजीज़ काज कर सके। अभी जो स्टेप हमने वहाँ पे पढ़े, अब उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। सब क्लिनिकल डिजीज़, आफ्टर द डिजीज प्रोसेस हैज़ बीन ट्रिगर्ड पैथोलॉजिकल चेंजेस देन अकर विदाउट द इंडिविजुअल बीइंग अवेयर ऑफ देम। देखो, इसको सब क्लिनिकल क्यों कहते हैं? सब क्लिनिकल इसलिए कहते हैं कि ये एजेंट आपके बॉडी के अंदर गया तो ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी के अंदर किसी भी आर्गन के सेल को ख़राब करेगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते कि वो साइन सिम्टम आप पे अपीयर हो। सही है, वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं सब क्लिनिकल स्टेज, कि साइन सिम्टम के ज़रिए वो चीज़ आप पे अपीयर नहीं हो रही। दिस स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज एक्सटेंडिंग from the time of exposure to onset of a disease symptom is usually called incubation period for infectious disease। सही है। तो क्या होता है कि एजेंट आपके बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, उस टाइम से लेके आपके ऊपर क्लिनिकल साइन सिम्टम अपीयर हुए, तो ये दरमियान का जितना भी टाइम है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। मैं फिर से रिपीट करूं, एक एजेंट आपके बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, उस टाइम से लेके आप में साइन सिम्टम अपीयर हो गए जिससे उस डिजीज़ का पता चले, तो उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। During this stage, disease is said to be asymptomatic
नो सिम्टम आर इनअपेरेंट। और इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो जो डिजीज़ होती है वो या तो अपेयर नहीं होती आप पे, या वो उसके सिम्टम आप पे अपेयर नहीं होते, तो उसको हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं या इनअपेरेंट कहते हैं। तो ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। Although disease is not apparent during the incubation period, some pathological changes may be detectable with laboratory radiographic or other screening method। तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्क्रीनिंग जो मेथड्स हैं उसके ज़रिए आपको किसी डिजीज़ के बारे में कहाँ पे पता चल सकता है, सब क्लिनिकल स्टेज पे भी आपको पता चल सकता है। Most screening programs attempt to identify the disease process during this phase of its natural history since intervention at this early stage। और वही बात मैंने आपको बता दी, जब एक डिजीज़ सब क्लिनिकल स्टेज में होगी, सही है, जब वो सब क्लिनिकल स्टेज में होगी, उसके अभी अपने क्लिनिकल साइन सिम्टम अपेयर नहीं होंगे, तो उस स्टेज पे अगर आप उसको स्क्रीनिंग के ज़रिए आइडेंटिफाई कर लो और कोई इंटरवेंशन कर लो तो वो आपके पास ज़्यादा नुकसान काज नहीं करती और आप उसको इजीली कंट्रोल और रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद क्लिनिकल डिजीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो ये वो कंडीशन है या वो स्टेज है जहाँ से वो जो डिजीज़ एजेंट है जिसका काम आपके लंग्स को डैमेज करना होगा, तो यहाँ पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्टार्ट हो जाएगी, रिस्पायरेशन मसले स्टार्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा एजेंट जिसने आपकी किडनी को इफेक्ट करना था तो यहाँ पे आपको किडनी इशू स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं। द ऑनसेट ऑफ सिम्टम मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल डिजीज़। मोस्ट डायग्नोसिस और क्लिनिकल डिजीज़ के जगह आप स्टेप पे या वहाँ पे आप किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। तो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल कंडीशन में होंगी, जो स्क्रीनिंग है वो सब क्लिनिकल स्टेज पे होंगी। ये आप MCQs के लिए याद रख ले। और डिजीज़ प्रोसेस का एंड रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ होगा। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ए स्टेज यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ अ डिजीज़ होता है, यहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यहाँ पे साइन सिम्टम्स अपेयर होते हैं, यहाँ पे जो है ना आप मेडिकल केयर की तरफ जाते हैं, ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहाँ पे आपकी डिजीज़ को डायग्नोज करता है और यहाँ पे फिर आपके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये स्टेप वाइज MCQs के लिए याद रख लें। अब डिजीज़ प्रोसेस के आउटकम 3 हो सकते हैं, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं। या तो आप में क्या होगी, इम्पेयरमेंट होगी, आप में कोई चेंजेस आ जाएंगे, या आप में कोई डिसेबिलिटी आ जाएगी। आप कोई मिसाल के तौर पे जो है ना, आप पहले चल सकते थे अभी आप चल नहीं सकते, पहले आप बात कर सकते थे अभी आपका बोलना बंद हो गया। उसके अलावा हैंडीकैप, हैंडीकैप किसे कहते हैं कि कोई भी आर्गन आपका परमानेंटली डैमेज हो चुका है, आप लाइफ लॉन्ग के लिए जो है एक डिसेबिलिटी आप में आ गई है जो कि लाइफ लॉन्ग के लिए है। जिस तरह किसी पर्सन का पाँव ख़राब हो जाए, उसका पाँव काट देते हैं, तो ये हैंडीकैप है। तो ये किसी भी डिजीज़ के प्रोसेस के आउटकम होते हैं, नताइज हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले कि डिजीज़ ऑनसेट आप में इम्पेयरमेंट काज करता है, तो इम्पेयरमेंट क्या है कि नॉर्मलिटी आप में कोई आ जाते हैं। डिसेबिलिटी जो नॉर्मल एबिलिटी होती है तो वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, नॉर्मल फंक्शन आपके डैमेज हो जाते हैं। और हैंडीकैप में क्या है कि आपके बॉडी का कोई भी आर्गन, कोई भी एजेंट, आपके बॉडी का कोई भी आर्गन अपना काम करना छोड़ देता है परमानेंटली और आपका जो फंक्शन है वो लिमिट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हैंडीकैप। तो किसी भी डिजीज़ के ये जो है हमारे पास आउटकम हो सकते हैं। इसके अलावा जो बेहतर आउटकम है वो तो रिकवरी का है, वो तो आप रिकवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लिनिकल कोर्स ऑफ अ डिजीज़ के क्लिनिकली एक डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले तो ये है कि आप सोशल इन्वायरमेंट्स वगैरह इसके तमाम फैक्टर्स जो क्या करते हैं, जो आपको डिजीज़ की तरफ लेकर जाते हैं, जिस तरह आपका लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज ना करना, खुराक वगैरह बेतरीके के साथ खाना, तो ये क्या है, ये एटियोलॉजिकल फेज है जिसमें आपको डिजीज़ काज होती है। इसके बाद आप आ जाते हैं सब क्लिनिकल स्टेज में, जिसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप में साइन सिम्टम अपेयर होना शुरू हो जाते हैं और आप क्लिनिकल स्टेज में आते हैं। यहाँ पे जो है इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे आप
स्क्रीनिंग के ज़रिए डिजीज़ का पता चल सकता है। यहाँ पे जो है फिर हमारे पास क्या है, डायग्नोज वगैरह हम करते हैं। अगर आपने मेडिकेशन वगैरह यहाँ पे ले ली तो आप रिकवर हो जाओगे। मेडिकेशन अगर आपने नहीं ली तो यहाँ पे 3 रिजल्ट होंगे, जिसमें एक रिजल्ट इम्पेयरमेंट का होगा, दूसरा डिसेबिलिटी का, तीसरा हैंडीकैप का। तो ये क्लिनिकल कोर्स ऑफ अ डिजीज़ के एक डिजीज़ क्लिनिकली कैसे प्रोग्रेस करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और आप लोगों ने इसको सीखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले हमारे पास है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड क्या है? द टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियसनेस। एक एजेंट आपके बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, कब दाखिल हुआ? 1 तारीख को। 5 दिनों में उसने क्या किया? अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। तो ये जो 5 दिन हैं इसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं कि एंट्री से लेके उसकी इन्फेक्शियसनेस होने तक। तो ये कब इन्फेक्शियस होता है? जब ये तादाद बढ़ा देता है। तो एंट्री से लेके अपने तादाद बढ़ाने तक ये जो ड्यूरेशन है इसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। इसके बाद सेकंड है इन्फेक्शियस पीरियड। इन्फेक्शियस पीरियड किसे कहते हैं? द टाइम ड्यूरिंग विच द होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर ससेप्टेबल होस्ट। अब वो टाइम जिसके अंदर एक होस्ट किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन काज कर सकता है, इसको इन्फेक्शियस पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मरीज है जिसको बीमारी थी, अब उसने ट्रीटमेंट ले ली, अब वो रिकवर हो रहा है, लेकिन इस दौरान वो इस चीज़ के कैपेबल है कि वो किसी दूसरे पर्सन को वो डिजीज़ लगा सकता है। तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस पीरियड। इस टाइम के दौरान वो क्या है? वो इन्फेक्शियस हैं और उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है नॉन इन्फेक्शियस पीरियड। द पीरियड व्हेन होस्ट एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिजीज टू अदर होस्ट डिजीज। अभी मिसाल के तौर पे एक मरीज है, उसको बीमारी थी, हेपेटाइटिस था, अब उसका ठीक हो गया, लेकिन वो कुछ महीनों तक वो क्या करेगा? उसकी ये कैपेबिलिटी होगी कि वो किसी दूसरे पर्सन को वो डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सके। तो वो इन्फेक्शियस पीरियड में था। अब कुछ टाइम के बाद उसकी ये कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई, वो किसी दूसरे मरीज़ को वो डिजीज़ नहीं फैला सकते, तो उसको हम नॉन इन्फेक्शियस पीरियड कहेंगे। इसके बाद है इनक्यूबेशन पीरियड। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ अ क्लिनिकल डिजीज़। तो इसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इनक्यूबेशन पीरियड है, तो वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ अ क्लिनिकल डिजीज़। एक इन्फेक्शियस एजेंट आपके बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, उस टाइम से लेके जब आप में प्रॉपर क्लिनिकल सिम्टम अपीयर हो जाए, तो इस ड्यूरेशन को हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब हमारे पास है एपिडेमियोलॉजिक अप्रोच। द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी रिलाई ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। देखो एपिडेमियोलॉजी के शुरू चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि एपिडेमियोलॉजी हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है किसी भी डिजीज़ के काज होने को, या वो फैक्टर जो उस डिजीज़ के काज होने में हेल्प करते हैं। सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ केसेस काउंट करते हैं, नंबर ऑफ हेल्थ इवेंट काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट काउंट करते हैं कि मिसाल के तौर पे फला डिजीज़ के साथ कितने लोग आए, फला केसेस के कितने लोग आए, वो हम काउंट करते हैं। डिवाइड द नंबर ऑफ केसेस बाय एन अप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट रेट्स। हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ केसेस को नॉर्मल पे, कि हमारे पास नॉर्मल लोगों के हिसाब से कितने डिजीज़ पर्सन आते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं, ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, इंस्टीट्यूट वाइज कंपेयर करते हैं, कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, टाइम टू टाइम कंपेयर करते हैं, सीज़न के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एपिडेमियोलॉजी ही प्रोवाइड करती हैं। और एपिडेमियोलॉजी इसी काउंट की वजह से क्या होते हैं? हेल्थ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिसाइड होते हैं किसी भी इदारे के लिए। बिफोर काउंटिंग केसेस हाउएवर द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट अ केस इज। दिस इज डन बाय डेवलपिंग अ केस डेफिनेशन। Then using the case definition, epidemiologists find and collect information about the case patient. The epidemiologist then perform descriptive। देखो
इसके लिए क्या है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि कौन से केस को मैं पढ़ रहा हूँ। केस कहते हैं डिजीज को, कि कौन सा डिजीज मैंने लिया है। अब उस डिजीज के बारे में उसको इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। क्यों? अगर उसको उस डिजीज के बारे में पता नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये डिजीज किस तरीके से फैलता है, ये डिजीज किस तरीके से इफेक्ट करते हैं पर्सन को, ये डिजीज किस तरीके से डैमेज करता है, ये डिजीज किस तरीके से रिकवर होगा, इसके रिस्क फैक्टर कौन से। इसलिए ज़रूरी है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट को उस डिजीज केस के बारे में डिटेल से पता हो। अब केस क्या है? बिफोर काउंटिंग केस द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट टू काउंट, दैट इज व्हाट टू कॉल अ केस। सही है। तो केस क्या है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग वेदर द पर्सन हैज अ पर्टिकुलर डिजीज। देखो केस किसे कहते हैं। अगर एक एपिडेमियोलॉजिस्ट कहता है कि मैं पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में मैं क्या कर रहा हूँ, टीबी के मरीज़ में देखना चाहता हूँ, तो उसको पता होगा कि जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है टीबी का, कि एक मरीज़ टीबी का मरीज़ कब होगा, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बॉडी के अंदर होगी, जब उसको नाइट स्वेटिंग होगी, जब उसके स्पूटम का टेस्ट हम करेंगे उसमें ये बैक्टीरिया आएगा, जब उसको सीवियर कफ होगा, टाइम टू टाइम कफ होगा, तो वो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। तो किसी भी केस के लिए ज़रूरी है कि आपको स्टैंडर्ड क्राइटेरिया का पता हो कि ये क्राइटेरिया मीट करे तो हम इसको डिजीज पर्सन या केस कहेंगे। समझ गए? तो वो क्राइटेरिया अगर मीट होता है तो इसको हम केस कहेंगे। उस डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री का भी हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता चला कि हम किस डिजीज़ को स्पेसिफिक केस कह सकते हैं जिसको हमने फाइंड करना हो। अब ऐसा तो नहीं कि आप नमूनिया को टीबी के साथ कंसीडर करो, नहीं, आपका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा, उसके बाद आप उसको केस कहोगे। और जब आप केस को समझ लो कि कौन सा डिजीज़ मैंने चेक करना है, फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए फिर आपने स्टडी भी करनी होगी और उसके लिए फिर आपने काउंटिंग भी करनी होगी कि कितने केसेस मेरे पास आ रहे हैं। और वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है किसी भी केस के लिए, कि उसके लिए एक स्पेसिफिक क्लिनिकल क्राइटेरिया होगा, एक साइन सिम्टम उसके लिए होंगे स्पेसिफिक, उसके बाद लिमिटेशन होंगे टाइम के किस टाइम ये डिजीज़ होती है, कहाँ पे ये डिजीज़ हो रही है, कौन से लोगों में हो रही है। तो ये सब क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। उसके सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो जिनको हम सिम्टम्स कहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको हम साइन कहते हैं। तो जब ये पूरा क्राइटेरिया आपको पता हो तब आप डिसाइड करोगे कि ये केस है या केस नहीं है। और लास्ट स्लाइड है हमारे पास सेकंड पार्ट का कि अ केस डिफिनेशन में है और सेवरल कास्ट ऑफ सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो डिफरेंट केसेस के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पॉसिबल केस और आउटब्रेक ऑफ मीजल, a person with a fever and rash might be classified as having a suspected, probable or confirmed case। देखो एक डिजीज़ के डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल दिया है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जिसको मीजल्स है, उसको रेशिश भी है। अब इसके केसेस सस्पेक्टेड भी हो सकता है। क्या? एनी फेब्राइल इलनेस एकम्पेनिड बाय रेश, कोई भी पर्सन को अगर फीवर हो और उस पर रेशिश आए तो हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं या ये पर्सन सस्पेक्टेड हैं कि इसमें डिजीज़ हो, ये ज़्यादा रिस्क पे हैं कि इसमें मीजल्स हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोबेबल अ केस दैट मीट द क्लिनिकल केस डिफिनीशन हैज़ नॉन कंट्रीब्यूटरी और नॉन सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। देखो एक पेशेंट है, उसमें वो क्लिनिकल साइन सिम्टम हैं लेकिन आपने कोई टेस्ट नहीं किया, फिर आप कह सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी इसकी है, चांसेस हैं कि इसमें फला डिजीज़ हो। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। इसके बाद confirm a case that is a laboratory confirm or that meet the clinical cases। अब ऐसा केस जो लेबॉरेटरी से आप कंफर्म कर ले, जो टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए, उसको हम कंफर्म केस कहते हैं। तो ये सबसे पहले आपने केस को समझना है। जब केस को समझे उसके बाद फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट उसके काउंट को, उसके बर्डन को काउंट करते हैं कि फ़लाँ इलाके में कौन से डिजीज़ के केसेस कितने लेवल तक या कितने परसेंटेज के साथ आ रहे हैं।
तो ये नेशनल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ एंड एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड यूनिट का सेकंड और लास्ट पार्ट था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स, जूनियर और सीनियर्स के साथ और अपने व्हाट्सएप पे लगाएं ताकि चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और कोशिश होगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आ सके।